हेलो दोस्तों, ऋग्वेदा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरे द्वारा जो सहायक कुल सचिव की सीरीज चलाई जा रही है उसमें जो थ्योरी वाली सीरीज थी यानी कि डिस्क्रिप्टिव वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। केवल 2 यूनिट रह गई हैं तो वो भी हम कर लेंगे जल्द से जल्द। अब मेरे द्वारा जो सहायक कुल सचिव की प्रत्येक यूनिट की जो सीरीज़ है वो ऑब्जेक्टिव वाइज चला जा रही है, जिसमें मैं पहली यूनिट का जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आधी यूनिट को कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, पार्ट 1 मैं दे चुका हूँ इसका। ठीक है, आज हम इकाई 2 जो है उच्च शिक्षा का सामान्य प्रशासन उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है भाई, अगर आप इन पीडीएफ्स को प्राप्त करना चाहती हैं ऑब्जेक्टिव और थ्योरी को, तो मुझसे आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरी का पर यूनिट का आपको 15 रुपये पे करना रहेगा, और अगर आप ऑब्जेक्टिव पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 30 रुपीज़ पर यूनिट पे करना रहेगा। ठीक है, और अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगर और मैं एक और चीज़ बात बता देना चाहता हूँ कि अगर जल्द से जल्द आप ये यूनिट प्राप्त कर लेती हैं तो शायद है कि ये इसी पेमेंट में मिलेगी, लेकिन अगर एग्ज़ाम की डेट आने तक मैं इसी प्राइस में ये चीज़ रखूँगा, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम डेट अगर अनाउंसड होती है दोबारा से तो शायद है कि इनकी प्राइस में आपको कोई बढ़ोतरी देखने के लिए मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते। पहला टॉपिक है अपना उत्तरदायित्व। ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं। इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व में शामिल है, तो क्या क्या शामिल होता है सामाजिक उत्तरदायित्व में? व्यावसायिक उद्यम द्वारा स्वैच्छिक कार्यवाही। ठीक है, व्यावसायिक उद्यम द्वारा स्वैच्छिक कार्यवाही, उत्तरदायित्व के साथ शक्ति का संतुलन, नैतिक दायित्वों को मान्यता मान्यता तो ध्यान रखिएगा सामाजिक उत्तरदायित्व में ये तीनों शामिल होते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नॉट जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ अभियान किस एनजीओ द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, ये क्वेश्चन है नॉट जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ अभियान किस एनजीओ द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? गूंज एनजीओ के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तरदायित्व का स्रोत सत्ता है, तो जवाबदेही का स्रोत किसे माना गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर उत्तरदायित्व का स्रोत सत्ता है तो जवाबदेही का स्रोत किसे माना गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तरदायित्व का स्रोत सत्ता है तो जवाबदेही का स्रोत उत्तरदायित्व को माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तरदायित्व का स्वरूप कैसा है? ठीक है, उत्तरदायित्व कानूनी है, उत्तरदायित्व सामाजिक है, या उत्तरदायित्व नैतिक है, या फिर उत्तरदायित्व सलाहकारी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तरदायित्व नैतिक स्वरूप है। उत्तरदायित्व का कैसा स्वरूप है? उत्तरदायित्व का नैतिक स्वरूप है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5वें नंबर का। उत्तरदायित्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। बिल्कुल राइट बात है, सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। उत्तरदायित्व द्वारा संगठन में नियंत्रण को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है। बिल्कुल राइट है। यह संगठन को लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति जवाबदेह बनाता है। ये भी बिल्कुल सही है। किसी कार्य को करने की यह एक क्या है? जिम्मेदारी है। तो ये भी बिल्कुल राइट है। उत्तरदायित्व देखो सत्ता के दुरुपयोग को कैसे रोकता है कि जैसे अगर आप अपना उत्तरदायित्व समझोगे, ठीक है, तो आप काम को बराबर तरीके से करते रहोगे, आलस तरीके से नहीं करोगे, यानी कि आलसपन में नहीं रहोगे, तो इससे सत्ता का दुरुपयोग रुकेगा। ठीक है, उत्तरदायित्व द्वारा संगठन में नियंत्रण को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है। देखो भाई, आप सबसे मान लीजिए आप किसी बोर्ड के मुखिया हो और आप अपने आप में उत्तरदायित्व की गुण को लेके चलते हो, तो आपके नीचे जितने भी कर्मचारी या अधिकारी होंगे वो भी आपको अनुसरण करते हुए उनको भी क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो इससे वो आपकी बात को प्रभावी तरीके से मानने के लिए
विवश रहेंगे एक तरीके से। क्यों? क्योंकि जब आप किसी काम में एतलाली नहीं दे रही, यानी कि आलसपन नहीं दिखा रहे हैं, तो वो भी नहीं दिखाएंगे, तो इससे क्या होगा, प्रभावी तरीके से नियंत्रण भी लागू किया जा सकेगा। यह संगठन को लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति जवाबदेह बनाता है, यानी कि सीधी सी बात है, अगर आप उत्तरदायी रहोगे तो कार्य समय पर करोगे, कार्य समय पर होगा तो लक्ष्य भी जल्द से जल्द ही प्राप्त होते रहेंगे। और किसी कार्य को करने की जिम्मेदारी, यह उत्तरदायित्व का है, एक तरीके की अपनी जिम्मेदारी मान के चलोगे तो कार्य कर पाओगे, अदरवाइज नहीं करोगे तो सॉरी नहीं भी कर पाओगे। ठीक है, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि चारों बिल्कुल उत्तरदायित्व के बारे में सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किस से जुड़ी हुई अवधारणा है? ठीक है, उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किस से जुड़ी हुई अवधारणा है? तो इसका आंसर देख लेते हैं सीधा सा, किससे जुड़ी हुई है, कर्तव्य बोध से। किससे? कर्तव्य बोध से जुड़ी हुई अवधारणा है उत्तरदायित्व। किससे जुड़ी हुई अवधारणा है? कर्तव्य बोध से जुड़ी हुई अवधारणा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरदायित्व का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो राजनीतिक उत्तरदायित्व होता है, पेशेवर उत्तरदायित्व होते हैं, संस्थागत उत्तरदायित्व होते हैं, लेकिन नागरिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। ठीक है, तो उत्तरदायित्व से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नियंत्रण यानी कि कंट्रोल की ओर चलते हैं। ये संबंधित क्वेश्चन है नियंत्रण एवं कंट्रोल से, तो देख लेते हैं क्या है। नियंत्रण से संबंधित असत्य कथन को पहचानिए। तो नियंत्रण से संबंधित असत्य कथन कौन सा है, देख लेते हैं। तो यह गलतियां सुधारने तथा सुधारात्मक कदम उठाने में मदद करता है कंट्रोल। राइट बात है भाई, गलतियां सुधारने तथा सुधारात्मक कदम उठाने में मदद करता है। निरंकुशता भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। एब्सोल्युटली राइट है ही। प्रशासन को उद्देश्योन्मुखी बनाए रखना। सार्वजनिक धन के दुरुपयोग पर रोक लगाना। भाई आपकी कंट्रोलिंग अच्छी होगी तो कोई भी व्यक्ति दुरुपयोग नहीं कर सकता है धन का। आप प्रशासन को उद्देश्योन्मुखी बना के रख सकते हैं। प्रशासन पर जो भी निरंकुशता भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगा सकती हैं। तो ये उपरोक्त क्या हो जाएंगे, सभी सही हो जाएंगे। असत्य कथन एक भी नहीं है इसमें से। ठीक है, आगे की ओर चलती हैं। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो सीधी सी बात है, अनुच्छेद 108 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो सीधी सी बात है, आप जानते होंगे लोकसभा व राज्यसभा में मतभेद होने पर लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन है। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। तो क्या होता है? एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना, ये कार्य होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलती हैं। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो इसका समाधान कौन करेगा? तो आंसर यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होगा कि राष्ट्रपति, क्यों? राष्ट्रपति केवल संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन इसका समाधान तो संसद के संयुक्त सत्र में किया जाएगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है अभी तक? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बार अभी तक संयुक्त बैठक बुलाई गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलती हैं। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं? जी नहीं, कभी भी ये संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करती हैं, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह आंसर भी आ गया, तो मैंने अभी बताया था इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित कौन करता है? तो सीधी सा आंसर हो जाएगा इसको, संसद की संयुक्त बैठक को जो संबोधित करने का कार्य करता है वो राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। अगला क्वेश्चन है।
संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय किसका होता है, यानी सबसे पहले संसद की कार्यवाही किससे शुरू होती है, तो इसका आंसर होता है प्रश्नकाल से संसद की कार्यवाही शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है, तो आंसर क्या आएगा, शून्यकाल संसदीय प्रणाली भारतीय संसद की देन है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संसद की किसी सदन की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए हुए अनुपस्थित रहता है, यानी कि कितने दिन अनुपस्थित रहेगा तो कोई भी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 60 दिन, यानी कि 2 महीने तक आप अगर गायब रहती हो, अनुपस्थित रहती हो, तो आपकी संसद की सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, तो आंसर आएगा 2 बार संसद की बैठक होना वर्ष में कम से कम आवश्यक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप भी जानते होंगे इसमें आंसर क्या आएगा, संघीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन कार्य करती है, तो कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है, न्यायपालिका के अधीन कार्यपालिका कार्य करती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर आएगा 1989 में संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन हुआ था। अब ये त्रिशंकु संसद क्या होती है, क्या बला है, हमको नहीं समझ है, तो जिनको भी नहीं समझ में आती है तो मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए चुनाव हुआ, ठीक है, चुनाव हुआ, किसी एक पार्टी को क्या मिल गया, पूर्ण बहुमत मिल गया। ठीक है, पूर्ण बहुमत मिल जाने पर सरकार आराम से बनाई जा सकती है। लेकिन मान लीजिए किसी एक दल या 2 दल को जब पूर्ण बहुमत प्राप्ति नहीं होती है, तो जो मिली जुली सरकार बनाई जाती है उसी को कहते हैं त्रिशंकु सरकार कहा जाता है। यानी कि 2 दलों के माध्यम से या 3 दलों के माध्यम से गठित सरकार को हम त्रिशंकु संसद कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है, तो इसका आंसर होगा, दिया हुआ है, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG का क्या रहता है, नियंत्रण रहता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं इससे संबंधित क्वेश्चनों को। तो सूचना के अधिकार को कब लागू किया गया था, तो देखो लागू की बात की जाए तो आंसर आएगा 2006 में सूचना के अधिकार को लागू किया गया था। लेकिन आया कब था, 2005 में। और अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुई थी, तो आंसर आएगा राजस्थान राज्य में सूचना के अधिकार की सर्वप्रथम मांग हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सूचना अधिकारी द्वारा कितने दिन के अंदर सूचना प्रदान न करने पर विभागाध्यक्ष के पास अपील की जा सकती है, तो अगर आपने किसी भी व्यक्ति से सूचना मांगी है तो आप उस विभाग के अध्यक्ष के पास कितने दिन में अपील कर सकते हैं, विभाग के अध्यक्ष के बाद। देखो ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर एक और अलग क्वेश्चन आएगा। सूचना अधिकारी द्वारा कितने दिन सूचना प्रदान न करने पर विभागाध्यक्ष के पास अपील की जा सकती है, तो आंसर आएगा 30 डेज के अंदर विभागाध्यक्ष। अगर मान लीजिए यही विभागाध्यक्ष के पास से भी आपको सूचना नहीं मिलती है, अगर विभागाध्यक्ष के पास से भी सूचना न मिलने पर कितने दिन के भीतर आप सूचना आयोग में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं, तो आंसर आएगा 90 दिन के भीतर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के पारित होने पर कौन सा अधिनियम निरस्त हो गया था, तो सीधा आंसर है सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 अधिनियम निरस्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा किसकी अगुवाई में की गई थी, यानी कि उसकी मजदूर किसान शक्ति संगठन की अगुवाई किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणा राय के द्वारा सर्वप्रथम सूचना के अधिकार की मांग की गई थी।
आगे चलते हैं, भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो इसका आंसर है वजाहत हबीबुल्लाह भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। आगे चलते हैं, भारत की पहली भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी? तो इसका आंसर आएगा दीपक संधू भारत की पहली महिला मुख्य सूचना मुख्य सूचना आयुक्त थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? तो वर्तमान में इसका आंसर क्या हो जाएगा? यशवर्धन कुमार सिन्हा वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो तीनों क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह, भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त दीपक संधू, और वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलती हैं, विश्व में सबसे पहले किस देश में सूचना के अधिकार को लागू किया गया था? तो आंसर आएगा स्वीडन में विश्व में सबसे पहले सूचना के अधिकार को लागू किया गया था। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना कर दिया गया है? तो इसका आंसर आएगा 3 वर्ष एवं 65 वर्ष की आयु तक मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कर दिया गया है 2019 के संशोधन के अनुसार। आगे चलते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की पदावधि को लेकर इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखो, 3 वर्ष की अवधि तक वो पद पर रहते हैं, राइट है। 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं, वो भी राइट है। पुनर्नियुक्ति के पात्र होती हैं, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होती हैं, तो ये गलत है भैया, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों के चयन की सिफारिश करने वाली समिति में कौन कौन सदस्य होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन कौन सदस्य होता है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, प्रधानमंत्री महोदय इस समिति के अध्यक्ष होते। ठीक है, उसके बाद है इसमें ये लोकसभा अध्यक्ष, तो ये बिल्कुल गलत है, लोकसभा अध्यक्ष इस समिति में शामिल नहीं होता है। ठीक है, विपक्ष का नेता शामिल होता है, मंत्रिमंडल का कोई एक मंत्री ये भी शामिल होता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री समिति का अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, मंत्रिमंडल का कोई एक अन्य मंत्री, तो ये तीनों क्या होती हैं? इसमें शामिल होती हैं चयन करने वाली समिति में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, विश्व में सबसे पहले स्वीडन ने सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया था? यानी कि विश्व का पहला देश तो स्वीडन है, लेकिन उसने सूचना के अधिकार कानून को कब लागू किया था? तो आंसर आएगा 1776 में सबसे पहले स्वीडन के द्वारा सूचना के अधिकार कानून को क्या किया गया था? लागू किया गया था। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त की कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति को प्राप्त शिकायत की जांच कौन करता है? मान लीजिए कोई मुख्य सूचना आयुक्त है और उसके बारे में कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर की गई शिकायत प्राप्त होती है राष्ट्रपति महोदय को, तो इस शिकायत की जांच कौन करेगा? तो जांच करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, इसकी क्या की जाएगी? जांच की जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग उक्त मंत्रालय से संबंधित है, यानी कि किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है केंद्रीय सूचना आयोग? तो आंसर हो जाएगा कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत अधीन कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना का उल्लेख किया गया है? ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय सूचना आयोग की उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, यानी कि डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते समकक्ष हैं, यानी कि किसके समकक्ष हैं? मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते, तो आंसर होगा मुख्य चुनाव आयुक्त के समकक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है,
केंद्रीय सूचना आयोग को जांच करते समय इनमें से किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं? तो आंसर आएगा केंद्रीय सूचना आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त की बात आई है तो आपको एक काम करना है, कमेंट बॉक्स में ये लिख करके भेजना है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले क्वेश्चन, टॉपिक चेंज होता है यहाँ से। ठीक है, टॉपिक है केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई। ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के बारे में पढ़ते हैं। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्थापना गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर कब की गई थी? तो आंसर आएगा 1 अप्रैल 1963 को भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो पहले गृह मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय था, लेकिन बाद में इसे किस मंत्रालय के अंतर्गत संबद्ध कार्यालय की में स्थानांतरित कर दिया गया? यानी कि पहले ये किसके अधीन कार्य करता था? सीबीआई गृह मंत्रालय के अधीन, लेकिन अब किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो इसका आंसर आएगा कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में विशेष पुलिस को कब मिलाया गया था? तो सीबीआई में विशेष पुलिस को शामिल कब कर दिया गया था? 1941 में। ठीक है भाई, इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए मुझसे यह पीडीएफ प्राप्त करें, और मैंने प्रत्येक टॉपिक वाइज इस पीडीएफ को तैयार किया है। तो आप आगे के लिए अगर इस यूनिट के सभी ऑब्जेक्टिव लगाना चाहते हैं, काफ़ी 200 के प्लस लगभग ऑब्जेक्टिव हैं प्रत्येक यूनिट में, अगर आप वो इसी प्रकार लगाना चाहते हैं तो आप मुझसे ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जितनी भी मुझसे संभव हुआ ये पार्ट 1 मैंने इसका क्लियर कर दिया है। ठीक है, मैं जल्द से इसका पार्ट 2 भी लेके आ सकता हूँ, और शायद अगर समय नहीं रहा मेरे पास, क्योंकि एक्चुअली मेरा बिजी शेड्यूल रहता है बहुत, अगर समय नहीं रहा तो मैं शायद नहीं भी लेके आ सकता हूँ। अगर आप लगाना चाहती हैं तो ये पीडीएफ आप मुझसे प्राप्त कर सकती हैं, और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेरा शुरुआत में ये मेरा नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इस नंबर पर मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है भाई, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।